वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग फरवरी 2023 माह का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इसमें हम लोग ये कैटेगरी वाइज देखेंगे, यानी कि आपके सारे कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस को देखा जाएगा। जो भी आपकी फरवरी माह में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जो भी योजनाएं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई, जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं या फिर जो सूचकांक या रिपोर्ट्स जारी हुई, सम्मेलन आयोजन या फिर उद्घाटन किए गए, रक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित आपके फरवरी माह के करंट अफेयर्स, जो भी महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए गए, इसके अलावा खेल और जो भी आपके बचे हुए विविध समसामयिकी हैं उनसे संबंधित अलग अलग जो है आपके कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स को, जो आपके फरवरी माह की महत्वपूर्ण योजनाएं जारी हुई हैं। पहला हमारा है, किस राज्य के द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1,000 प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई। तो महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे लाडली बहना योजना के तहत, और ये किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो योजना है वो है आपका, किस राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए? तो ये वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मेरो रुख मेरो संतति इस नाम से एक हरित पहल का जो है प्रारंभ किया गया। ये योजना है आपका मेरो रुख मेरो संतति, और इसकी शुरुआत की गई है सिक्किम राज्य में। ठीक है, तो सिक्किम राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मेरो रुख मेरो संतति और लाडली बहना योजना जो है आपके 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में। अगला हमारा योजना क्या है? वो है आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे मिशन के सेकंड पार्ट, ये आपका दूसरा संस्करण है। ठीक है, नमामि गंगे मिशन का एक चरण पूरा हो गया है, ये आपका दूसरा चरण है, और इसे किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है? तो अब जो नमामि गंगे मिशन का दूसरा चरण है ये 2026 तक चलेगा। ठीक है ना, तो ये 2026 तक चलेगा नमामि गंगे मिशन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं। अभी देखते हैं जो आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है जारी किए गए हैं राज्यों के द्वारा या फिर जो है केंद्र सरकार के द्वारा, उनसे संबंधित प्रश्नों को। किस राज्य के द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को, ठीक है ना, तो ये छात्राओं के लिए है, छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई। तो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। उद्देश्य है छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाना। नेक्स्ट हमारा है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए। तो जो आपकी भारत की स्थानीय भाषाएं हैं, जिस तरह से आपकी भोजपुरी हो गई या फिर जो है राजस्थान में आपके अलग अलग भाषाएं हैं अलग अलग राज्यों में, ठीक है ना, तो उनको जो आपकी स्थानीय भाषाएं हैं उनको डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट एलोरा आपसे पूछा जा सकता है किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य में रिलायंस जियो और जीएसएमए, तो ये दोनों संस्थाएं आपका रिलायंस जियो और जीएसएमए ये दोनों आपका मिल करके किस उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये भी आप याद रखेंगे कि रिलायंस जियो और जीएसएमए ने ये प्रारंभ किया है राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम, और किन राज्यों में प्रारंभ किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, क्यों ये प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है ग्रामीण महिलाओं को का जो है कौशल प्रशिक्षण करने के लिए। ठीक है, तो ग्रामीण महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण करने के लिए आपका प्रारंभ किया गया क्या? राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? तो वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है ये सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रारंभ किया गया, और किसने स्टार्ट किया? तो केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया है वाइब्रेंट विलेज। सीमावर्ती क्षेत्र कौन से? यानी कि जो आपके भारत की जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित जो आपके गांव हैं या फिर जो आपके क्षेत्र हैं उनका विकास करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। ओके, तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। अब देखते हैं कौन कौन से अभियान केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए। पहला हमारा है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान ये प्रारंभ किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो भूपेंद्र यादव जो है ये पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। ओके, अगला हमारा है, अगला आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो है इसमें
आपके लक्ष्य अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट बनेगा वो ये पूछा जा सकता है कि फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे कि 2027 तक फाइलेरिया रोग को जो है समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और इसके लिए कौन सा अभियान चला गया, तो ये है आपका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। ओके, नेक्स्ट हमारा है मेघालय में 90% से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया। तो मेघालय में अभी हाल ही में चुनाव हुए, आपको पता है फरवरी में। तो इसके लिए जो आपके अभियान स्टार्ट किए गए हैं, अभियान स्टार्ट किया गया था वो था आपका मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300। तो ये दो आपके अभियान स्टार्ट किए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, ताकि वहाँ पर 90% से अधिक मतदान को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। तो जल जन अभियान केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया है, कहाँ पर, तो ये आपके स्टार्ट किया गया सिरोही राजस्थान से, ठीक है ना। किसके लिए स्टार्ट किया गया, तो जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए, यानी कि जो आपके जल का जो है बिना मतलब के बर्बाद करते हैं उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए, इसकी जागरूकता के लिए लोगों में ये जागरूकता फैले और वो जल को बचाएं। इसके अलावा आपका जल से संबंधित एक और अभियान है जो कि आपका है सुजलान सुफलाम जल अभियान, ठीक है ना। इसका छठा चरण ये प्रारंभ किया गया। ये बहुत पहले से आपका अभियान चल रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य है वर्षा के जल का संरक्षण, यानी कि जो बरसात का जल होता है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। और जब आप वर्षा के जल का संरक्षण करेंगे तब आप जो है इससे जो है आपका भूमिगत जल भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए ये आपका सुजलान सुफलाम जल अभियान जो है ये प्रारंभ किया गया, गुजरात से प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये आपका जल संरक्षण के लिए जागरूकता थी, आपका जल जन अभियान। ये आपका वर्षा के जल को संरक्षण करना और भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए सुजलान सुफलाम जल अभियान जो है प्रारंभ किया गया है। ओके, इसके अलावा जो है आप अगला जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे आपका सागर परिक्रमा अभियान। और इसमें जो आपका संबंधित है ये किस चीज़ से संबंधित है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सागर परिक्रमा अभियान ये जो आपके मछुआरे होते हैं उनके मुद्दों का समाधान करना तथा उनका आर्थिक उत्थान करने के लिए जो है ये गुजरात से प्रारंभ किया गया सागर परिक्रमा का तीसरा चरण है, ठीक है ना। तो ये आपसे जो है इसके जो क्या कहते हैं उद्देश्य आपसे पूछे जा सकते हैं, किसके लिए है ये। तो सागर परिक्रमा है मछुआरों के मुद्दों का समाधान करना और उनका आर्थिक उत्थान करना, ठीक है, तो याद रखना। और वर्तमान में जो आपके मत्स्य पालन मंत्री हैं वो कौन है, तो वो उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। इनके द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया है। अब हम लोग देखते हैं फरवरी माह में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा आपके महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। अब हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूएनजीए आपका अलग होता है, यूएनओ जो है ये आपका दोनों अलग अलग जो है होते हैं, ठीक है। यूएनए को अंतर्गत आपका यूएनजीए आता है। यूएनए को जो वर्तमान में महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है। जबकि यूएनजीए के 77वें सत्र के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है साबा कोरोसी। और ये किस देश से संबंधित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके हंगरी देश से संबंधित है, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं 77वें सत्र के, उनका नाम है साबा कोरोसी। और ये किस देश के हैं, तो ये है आपके हंगरी देश से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग। तो ये भी आपका एक एजेंसी है यूएनओ की, ठीक है। तो यूएनओ की ये भी आपकी एजेंसी है यूएनजीए। इसके अलावा जो इकोसोक है ये भी यूएनओ की ही एक एजेंसी है, ठीक है ना। तो ये जो है यूएनओ की कुल कितनी एजेंसियां हैं, तो कुल 6 एजेंसियां हैं, ठीक है ना। जिनमें से ये दोनों आपका अभी दोनों में नए अध्यक्ष बने हैं, तो दोनों का आपका याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग इकोसोक के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये जो है भारत से हैं रुचिरा कंबोज, ठीक है ना। तो रुचिरा कंबोज को 62वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग यानी कि इकोसोक के 62वें सत्र का अध्यक्ष, ठीक है। तो यूएनजीए में आपका सबा कोरोसी और इकोसोक में कौन, तो ये आपकी रुचिरा कंबोज। अगला हमारा है सोनिया गोकाड़ी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये
मुख्य न्यायाधीश नहीं है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। लेकिन पहली बार किसी महिला को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तो इसलिए आप याद रखना सोनिया गोकाड़ी इनका नाम है। और ये गुजरात जो उच्च न्यायालय है यहाँ पर पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो जो यूट्यूब के सीईओ हैं अब ये भी आपके भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है नील मोहन, ठीक है। तो नील मोहन को यूट्यूब का नया आपका कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो है बनाया गया है नील मोहन को। ओके, अगली हमारी नियुक्ति है, फरवरी 2023 में नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया। तो नीति आयोग में जो आपके सीईओ थे परमेश्वरन अय्यर थे अब तक, लेकिन अब जो है फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ बदल चुके हैं, जिनका नाम क्या है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो BVR सुब्रमण्यम ये आपके नए सीईओ हैं, इन्हें फरवरी 2023 में बनाया गया है, जो है सीईओ बनाया गया नीति आयोग का, ठीक है। आपको बताना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। तो यूनिसेफ जो है आपकी एक संस्था है, ठीक है। तो इससे जो है आपका राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया है भारत में, तो ये बनाया गया है आपके आयुष्मान खुराना को, जो कि एक आपके फिल्म अभिनेता हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे ऋतुराज अवस्थी, अब इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। तो ये 2024 तक जो है आपके ऋतुराज अवस्थी ही विधि आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे, तो याद रखना। ओके, भारत के वर्तमान CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बाह्य लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। तो भारत के आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो हैं ही ये गिरीश चंद्र मुर्मू, इसके अलावा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में जो है बाह्य लेखा परीक्षक के पद पर भी नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, और याद रखना कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसके वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष हैं उनका नाम है गिलबर्ट होंगेबो, ठीक है। तो गिलबर्ट होंगेबो वर्तमान में ILO के अध्यक्ष हैं। भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये बनाया गया है किसे, तो ये बनाया गया राजीव रघुवंशी को, ठीक है। तो ये आपकी नई नियुक्ति है राजीव रघुवंशी की, ड्रग कंट्रोलर जनरल इन्हें बनाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है। तो अंतर्राष्ट्रीय में आपके चेक रिपब्लिक जो है देश है, ठीक है। इसके जो है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है पेट्र पावेल, ठीक है। तो पेट्र पावेल को चेक रिपब्लिक का राष्ट्रपति बनाया गया है। मैनुएला रोका बाटे, इनको जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो मैनुएला रोका बोटे को जो है इक्वेटोरियल गिनी का जो है क्या बनाया गया, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है कहाँ पे, इक्वेटोरियल गिनी में, जिनका नाम है मैनुएला रोका बोटे, ठीक है। अगला हमारा है, साइप्रस का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो साइप्रस देश के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इनका नाम है निकोल क्रिस्टोडोलाइट्स, ठीक है। तो निकोल क्रिस्टोडोलाइट्स इनका नाम है, ये साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति आपके नियुक्त किए गए हैं। ओके, अगला हमारा क्या है, अगला जो है आपका 13 राज्यों में नए राज्यपाल और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे उपराज्यपालों की नियुक्ति की गई। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार में आप सुन के नहीं याद कर पाएंगे, इसको जो है आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, केती परनाइक की अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल बनाए गए, लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं, CP राधाकृष्णन को झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। अब्दुल नज़ीर को, ये आपके क्या है, ये आपके पूर्व जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं अब्दुल नज़ीर, ठीक है। इन्हें आंध्र प्रदेश का जो है आपका क्या बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है अगला हमारा क्या है, BB हरिचंदन को क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया। अनुसुईया उइके, ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा पहले भी, इनको जो है मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है।
पी चौहान मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेंद्र आर्लेकर, इन्हें जो है बिहार का राज्यपाल बनाया गया। और रमेश बैस को बनाया गया है महाराष्ट्र का राज्यपाल। इसके अलावा लद्दाख वाला आप जरूर याद रखना। बी डी मिश्रा को जो है लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। तो लद्दाख में उपराज्यपाल क्यों बनाया गया? क्योंकि लद्दाख एक यूटी है, ठीक है ना। तो यूटी में आपके उपराज्यपाल होते हैं और राज्यों में आपके राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो ये आप अंतर याद रखना। अब ये हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गई। अब देखेंगे जो आपकी फरवरी माह में कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो जारी हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। फरवरी 2023 में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये कौन सा सूचकांक है? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के लिए जारी किया गया है। याद रखना ये 2021 के लिए जारी किया गया, 2023 में जारी किया गया है, लेकिन 2021 का ये इंडेक्स है और इसमें भारत को जो है 10वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। अगला हमारा है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए, यानी कि जो आपकी कार ड्राइव करते हैं वो आपका ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो पहला जो आपका सबसे धीमा शहर, यानी कि जहाँ पे आपका जाम लगता है, कार जो है बहुत धीमे धीमे आपकी चलती है, वो आपकी लंदन है। दूसरा आपका शहर कौन सा है? तो ये आपका बेंगलुरु है, ठीक है। तो ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर आप याद रखना भारत का बेंगलुरु है। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका लंदन है, ओके। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो यानी कि बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है ये, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका यूएसए है, ठीक है। और इसको जारी कहाँ पे, किस देश में किया जाता है? तो अमेरिका में ही जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें पहले नंबर पे है और भारत का स्थान है 42, यानी कि 42वें नंबर पे इसमें भारत है, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण सूचकांक थे जो आपके फरवरी माह में जारी हुए थे। अब देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जो आपकी फरवरी माह में जारी हुई हैं। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो आपकी आर्थिक सर्वेक्षण होती है, ठीक है ना। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हैं वो आप देखिए कि आपकी जो आपकी आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुई 2022-23 में, इसके अनुसार वर्ष 2023-24 में, यानी कि जो आपका अगला ये वित्त वर्ष अब स्टार्ट होगा, ठीक है ना, उसमें भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 जो आपका वित्त वर्ष होगा इसमें आपकी आर्थिक विकास दर 6.5% इतनी जो है इसकी अनुमान लगाया गया है, ठीक है। जो वर्तमान वित्त वर्ष है 2022-23 इसमें जो है आपका आर्थिक विकास दर कितनी रही? तो 7% रही है, ठीक है। अगले वित्त वर्ष में ये 6.5% अनुमानित की गई है, ठीक है। और इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रखना, राजकोषीय घाटा जो है कितना है? तो राजकोषीय घाटा 2022-23 यानी कि वर्तमान वित्त वर्ष में 6.4% है, ठीक है। ये वाला ये 21-22 का है, इसको नहीं भी याद करेंगे, ठीक है। राजकोषीय घाटा आपका 2022-23 में आपका 6.4% होगा। अगले वित्त वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.5% अनुमानित की गई है और वर्तमान में जो वित्त वर्ष है उसकी जो आपकी विकास दर है वो आपकी 7% रही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ध्यान रखना कि ये जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है और जो आपका होल प्राइस WPI और CPI जो है ये किसके लिए जो है यूज किया जाता है? तो इन्फ्लेशन को मापने के लिए, यानी कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये आपसे अर्थशास्त्र में बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किससे हम लोग मापन करते हैं, किसका? इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति का। तो आप याद रखना कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और आपका थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स, ओके। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किस देश की रहेगी? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप याद रखना कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहेगी। और आप ये आंकड़ा भी याद रखना कितनी जो है IMF ने जो आपकी रिपोर्ट जारी की है इसके अनुसार 6.1% जो है किया गया है। और अभी आपने ऊपर देखा कि 6.5% भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा अनुमानित किया गया है, 6.5%, जबकि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 6.1% बताया गया है। तो दोनों आप
अंतर आप याद रखना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगली रिपोर्ट किस चीज़ की है। तो ये 2 रिपोर्ट्स थी जो आपकी इंपॉर्टेंट थी, जारी हुई थी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण रैंकिंग्स जो आपकी जारी हुई हैं, ठीक है, फरवरी माह में। IIRF MBA रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किस प्रबंधन संस्थान को प्राप्त हुआ है। तो आपके जो आपकी MBA के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, उनमें जो है शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ। तो IIM अहमदाबाद, जो कि आपका एक सरकारी, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सरकारी में IIM अहमदाबाद को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ। जबकि आपके प्राइवेट अगर आपके MBA कॉलेज की बात की जाएगी तो जेवियर संस्था, जो कि आपकी जमशेदपुर की है, इसे जो है फर्स्ट जो है स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखना अपना, IIM अहमदाबाद सरकारी में और आपका जेवियर संस्था जमशेदपुर जो आपका प्राइवेट है, इसे जो है पहला रैंक प्राप्त हुआ है IIRF MBA रैंकिंग में। इसके अलावा अगला हमारा है फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सी ऐसी भारतीय कंपनी है जिसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। तो वो आपकी है TCS, ठीक है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS ये आपकी टाटा की जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है। जबकि पहले नंबर पे इस जो लिस्ट में है जो आपकी फॉर्च्यून मैगजीन ने जारी किया है, इसमें पहले नंबर पे आपका एप्पल कंपनी है, ठीक है, और भारत की TCS कंपनी को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला हमारा है हाल ही में सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं। तो पूरे दुनिया भर में जो आपके 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्य हैं, ठीक है, इनमें से भारत के 9 राज्य शामिल किए गए। इन टॉप 50 में जो है आपके भारत के 9 राज्य शामिल किए गए हैं, जहाँ पे सबसे अधिक जोखिम वाले राज्य इन्हें कहा जाएगा, ठीक है। कौन सी रैंकिंग है ये, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023, ठीक है। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण रैंकिंग्स हो गई फरवरी माह में जो जारी हुई हैं। अब हम देखेंगे फरवरी माह में जो आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा है निसायू UK। तो ये आपका UK की एक संस्था है, ठीक है ना, UK की एक यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, जिसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें जो है यूनाइटेड किंगडम की निसायू UK संस्था के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा है 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023, और इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका केवल ये, आप रिकी केज का नाम आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इन्हें। 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय मूल के संगीतकार को तीसरी बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये इन्हें इसके पहले भी 2 बार ये पुरस्कार मिल चुका है, अभी तीसरी बार जो है रिकी केज को ये अवार्ड प्रदान किया गया, और ये भारतीय मूल के संगीतकार हैं। इनके एल्बम का क्या नाम था। तो इनके एल्बम का नाम था डिवाइन टाइड्स, ठीक है। तो डिवाइन टाइड्स के लिए 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 तीसरी बार प्रदान किया गया किसे, तो रिकी केज को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो पूरे विश्व के जो सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची है, इनमें पहला स्थान किसे मिला। तो ये मिला है नताशा पेरियानगम को, और ये आपके भारतीय जो है मूल की एक अमेरिकी जो है छात्र हैं, ठीक है ना, अमेरिका के स्कूल में पढ़ती हैं, भारत की ही हैं। नताशा पेरियानगम विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में पहला स्थान। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार ये दिया गया डॉक्टर पैगी मोहन को, और इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया। तो पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, या तो आपको पुस्तक का नाम ही पूछ लेगा, पुस्तक का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किसने लिखा है, ठीक है। तो वांडर्स किंग एंड मर्चेंट, ठीक है ना। इसके लिए डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 के जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा है ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ATD बेस्ट अवार्ड 2023 ये प्रदान किया गया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि आपका जो NTPC संस्था है, ठीक है, NTPC संस्था को ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जो है ये जो है प्रदान किया गया है, ये आप ध्यान रखना। अगला हमारा है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीद पुस्तक की लेखिका कौन है। तो ये भी आपका एक पुस्तक है, ठीक, याद रखना, नाउ यू ब्रीद नाम की एक पुस्तक है, और इसकी लेखिका है आपकी राखी कपूर, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया। तो इनको दिया गया गोल्डन बुक अवार्ड 2023। तो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 नाउ यू ब्रीद की ब्रीद जो है ये पुस्तक है,
लेखिका हैं आपकी राखी कपूर को प्रदान किया गया। भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पत्रकारिता से संबंधित राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये आपका इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय पुरस्कार, और ये प्रदान किया गया A.B.K. प्रसाद को। तो A.B.K. प्रसाद को राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया। किस संस्था के द्वारा ये दिया जाता है? तो भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। अगला हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फरवरी 2023 में किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया? तो फरवरी 2023 में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है ये हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया। किसने प्रदान किया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया हरियाणा पुलिस को, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। केरल के अकबर कक्कटील पुरस्कार से सम्मानित समुद्र शिला उपन्यास के लेखक कौन है? तो इम्पोर्टेंट आपका ये समुद्र शिला उपन्यास है, और इसके लेखक का नाम तो याद रखना सुभाष चंद्रन जो है समुद्र शिला उपन्यास के लेखक हैं, और इन्हें जो है कि अकबर कक्कटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि केरल राज्य का एक पुरस्कार है। ओके, अगला हमारा है, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया कार्तिक सुब्रमण्यम को, और उनके किस पिक्चर के लिए प्रदान किया गया? तो इस पिक्चर का नाम था डांस ऑफ द ईगल्स, ठीक है ना। तो एक पेड़ की टहनी पर बैठने के लिए 2-3 ईगल्स जो है संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। तो इसी पिक्चर को जो है डांस ऑफ द ईगल्स नाम दिया गया है, और किसने ली है? तो ये आपके कार्तिक सुब्रमण्यम की पिक्चर है, ठीक है। और ये आपका कौन सा पुरस्कार है? नेशनल ज्योग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 डांस ऑफ द ईगल्स, और किसने जो है ये पिक्चर ली थी? तो इनका नाम था कार्तिक सुब्रमण्यम, ठीक। अगला हमारा है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के संबंधित जो आपका पुरस्कार है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया इसमें? तो ये चुना गया द कश्मीर फाइल्स को सर, और फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई आपकी RRR। तो दोनों का अंतर आप याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की आपकी बात होगी, बेस्ट फिल्म, तो वो आपकी द कश्मीर फाइल है, लेकिन फिल्म ऑफ द ईयर कौन है? तो वो आपकी RRR है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र फिल्म में एक्टिंग के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में एक्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये आप 4 पॉइंट याद रखना इसमें, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में जो आपके पुरस्कार प्रदान किए गए इससे संबंधित। अगला हमारा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये आपके संसद के जो सांसद होते हैं संसद में, उन्हें प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये जो है TK रंगराजन, जो कि आपके CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसके जो है आपके एक लीडर हैं, ठीक है, TK रंगराजन, इन्हें प्रदान किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का। ओके, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 जो है ये दिया गया आपके सज्जन जिंदल को। तो जिंदल स्टील का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, इसी से संबंधित आपके सज्जन जिंदल है, इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला हमारा है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सम्मानित किया गया? तो ये टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 ये दिया गया किसे? तो ये दिया गया जम्मू कश्मीर को। ओके, अगला हमारा है, नोबेल दूरसंचार का नोबेल कहा जाने वाला मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो मार्कोनी पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दूरसंचार यानी कि कम्युनिकेशन क्षेत्र का जो नोबल है वो कहा जाता है मार्कोनी पुरस्कार को। ये प्रदान किया गया हरि बालकृष्णन को, ठीक है ना, तो भारतीय हैं, याद रखना। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसको जरूर याद रखना आप लोग, हरि बालकृष्णन, ठीक है ना, इसे कहा जाता है दूरसंचार का नोबल मार्कोनी पुरस्कार को। अगला हमारा बाफ्टा पुरस्कार 2023 है। तो बाफ्टा पुरस्कार जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कौन सी थी? तो ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही बाफ्टा पुरस्कारों में क्लेट ब्लैंकेट, और किस मूवी के लिए? टार मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए ऑस्टिन बटलर एल्विस फिल्म के लिए जो है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो ये थे आपके एडवर्ड बर्जर
जो आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसके जो है ये निर्देशक हैं एडवर्ड बर्जर। ठीक है, इन्हें जो है आपका 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। अब हम लोग देखेंगे भारत और विश्व में जो प्रथम बार चीज़ें हुई हैं आपके फरवरी माह में, उनसे संबंधित प्रश्नों को। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO जो संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है भारत में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे USA है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ के पशु जो है दूध देते हैं, तो वो आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड के जो पशु हैं वो सबसे ज़्यादा दूध देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध देते हैं। अगर यहाँ के भारत में 4 लीटर देता होगा तो वहाँ पे आपका 8 से 10 लीटर या फिर उससे ज़्यादा ही देता होगा। तो इस मामले में अगर पूछा जाएगा तो न्यूजीलैंड पहले है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो आपके भारत राज्य में होता है, और भारत देश में होता है, और आपका USA दूसरे नंबर पे है इसमें। अगला हमारा है यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। और इम्पोर्टेंट ये आप याद जरूर रखना, पश्चिम बंगाल में ये आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, किसने स्थापित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व की पहली, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। ओके, अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट प्रारंभ किया गया आपका कहाँ पे? बर्फ़ से बनाया गया है आपका रेस्टोरेंट, और ये प्रारंभ किया गया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये आपका भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है। भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक। तो भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रस्तुत किया है भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक। ठीक है ना, तो ट्रक की बात हो रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहला आपका हाइड्रोजन ट्रक प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट हमारा है भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय, जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली विश्वविद्यालय के पास जो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारत का पहला व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर यानी कि कमर्शियल आपका मैरीन क्लस्टर, ये प्रारंभ किया गया गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात में पहला आपका कमर्शियल मैरीन क्लस्टर जो है प्रारंभ किया गया। ये आपका भारत का पहला व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर है, गांधीनगर गुजरात में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन जिसका नाम रखा गया है लास्ट रन। ठीक है ना, तो फ्रोजन लेक मैराथन जिसका नाम रखा गया लास्ट रन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया पेंगोंग झील में, जो कि आपके कहाँ पे है? लद्दाख में। और 21 किलोमीटर तक ये आपका मैराथन का आयोजन किया गया था। 21 किलोमीटर लंबी ये मैराथन थी। ठीक है ना, इस मैराथन को गिनीज बुक में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया। यानी कि जो आपकी पैंगांग झील थी उसका पानी पूरा जम गया था और उसी पर जो है ये मैराथन की गई है। ठीक है, तो सबसे ऊंची जो है फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में इसे दर्ज किया गया गिनीज बुक में, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, पैंगोंग झील आपका लद्दाख। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है ये आयोजित किया गया आपके गांधी सागर बांध, जो कि आपके मंदसौर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर पूरे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यायात्सो झील जो है ये आपका आपका और उसके बाद आपका TSO यायात्सो झील को जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। कहाँ का? लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल इसे घोषित किया गया। भारत का नहीं है, लद्दाख का है। ओके, याद रखना, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है यायात्सो झील। अगला हमारा है सीवर मैन होल की सफाई के लिए, यानी कि जो आपका नाली होती है, अंदर सीवर होता है, ठीक है ना, तो उसकी सफाई के लिए एक आपका रोबोट बनाया गया है, स्कैवेंजर बैंडिकूट रोबोट। याद रखना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। स्कैवेंजर बैंडिकूट रोबोट, इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल राज्य में इसे लॉन्च किया गया। ये आपका एक रोबोट होगा, मशीन होगा,
जो आपके जिस तरह से आपके सीवर में उतर के इंसान सफाई करते थे, अब उसकी जगह पे ये रोबोट जो है सीवर मैनहोल की सफाई करेगा। ठीक है ना। स्कैवेंजर बैंडिकूट रोबोट इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर भारत का पहला है, तो ये उत्तर भारत का पहला है और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। ओके। अगला हमारा है AX2 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आपका है, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इनका नाम है रेना बर्नावी। ठीक है। AX2 मिशन जो है ये आपके किसके द्वारा भेजा जाएगा, स्पेस एक्स इसको भेजेगा। ठीक है, फाल्कन 9 से भेजेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन जाएंगी आपकी रेना बर्नावी। तो ये आपके भारत और विश्व में प्रथम चीज़ें थी जो आपके फरवरी माह में हुई थी। अब हम लोग देखेंगे जो आपके महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल्स जो आपके फरवरी माह में लॉन्च हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा कोयले के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो कोयले के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, ताकि कोयले का अवैध खनन को रोका जा सके, खनन प्रहरी ऐप इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सअप चैटबॉट एक लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है बाल मित्र। ठीक है, तो ये आपका व्हाट्सअप चैटबॉट है। ठीक है, और ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, यानी कि क्यों ये बाल मित्र लॉन्च किया गया दिल्ली बाल आयोग के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि बच्चों के जो अधिकार हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाना और बच्चों से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है ना। तो ये आप बाल मित्र व्हाट्सअप चैटबॉट पे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये किसने स्टार्ट किया ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दिल्ली बाल आयोग ने इसे प्रारंभ किया है। अगला हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई। तो बार्ड जो है ये किसके आपके कंपटीशन में आया है, तो चैट जीपीटी के कंपटीशन में आया है। याद रखना चैट जीपीटी किसका है, चैट जीपीटी पहले लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब इसको टक्कर देने के लिए गूगल ने जो है बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो गूगल ने लॉन्च किया है बार्ड और दोनों इंपॉर्टेंट है, बार्ड भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा चैट जीपीटी भी इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी आपके माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी आपका चैट जीपीटी नाम का एक चैट बॉट है। और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है चैट जनरेशन प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो चैट जनरेशन प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर ये आपका चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है। किसने लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। और बार्ड किसने लॉन्च किया, तो बार्ड लॉन्च किया है गूगल ने। ओके, तो ये आप दोनों आप याद रखना। चैट जीपीटी संचालित चैटबॉट लेक्सी, तो लेक्सी नाम का एक चैटबॉट जो है इसे भारत में लॉन्च किया गया है, जो कि किस पर आधारित है, तो चैट जीपीटी पर आधारित है। याद रखना जो लेक्सी है ये आपके भारत में लॉन्च किया गया, चैट जीपीटी पर आधारित एक चैटबॉट है। किस राज्य के द्वारा फैमिली आईडी यानी कि वन फैमिली वन आइडेंटिटी नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें एक फैमिली जो है अपनी पूरी जो है क्या कर सकती है, रजिस्ट्रेशन कर सकती है, ताकि उससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। तो ठीक है ना, तो फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। ओके, तो उत्तर प्रदेश राज्य में वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला हमारा है किस बैंक के द्वारा पहली बार ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे प्रारंभ किया गया। तो ऑफलाइन पे जो है ये प्रारंभ किया गया HDFC बैंक के द्वारा। इसके द्वारा आप लोग ऑफलाइन तरीके से भी डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, ये आपका ऑफलाइन पे है और इसको प्रारंभ किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है कृषि संबंधित जानकारियां प्रदान करने के लिए ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट, यानी कि कृषि से संबंधित चैटबॉट। अब ढेर सारे चैटबॉट आएंगे चैट जीपीटी आने के बाद में, तो एग्री चैटबॉट यानी कि कृषि से संबंधित जो जानकारियां देगा, इसका नाम क्या है, अमाकृष AI। ठीक है, तो अमाकृष AI इसका नाम है और ये ओडिशा में लॉन्च किया गया। ओडिशा में अमा का मतलब है हमारा, कृष मतलब आपका कृषि हो गया और AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो कृषि से संबंधित आपका ये आपका चैट बॉट है एग्री चैट बॉट, उड़ीसा में लॉन्च किया गया है अमाकृष AI। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल थे। अब देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को
कि खेल से संबंधित कौन कौन से करंट अफेयर्स हुए हमारे फरवरी महीने में, ठीक है ना। पहला हमारा क्या है, मलेशिया में आयोजित 14वें एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 14वां आपका एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप है। तो लॉन बॉल चैंपियनशिप में जो है भारत पहले भी स्वर्ण पदक जीत चुका है और ये आपका भारत इसमें भी जीता है स्वर्ण पदक। और किसको हराया है, तो मलेशिया को हराया है। और ये खेल जो आपका हो रहा था, ये आपका एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप मलेशिया में ही आयोजित हो रहे थे, ठीक है ना। तो भारत इसका विजेता है। उपविजेता कौन है, तो उपविजेता आपका मलेशिया है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023। तो ये आपका महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। इसका विजेता कौन सी टीम रही, तो इसकी विजेता रही आपकी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने इसे 6वीं बार जीता है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया अब तक टी20 महिला विश्व कप की 6 बार विजेता बन चुकी है। और इसने किसको हराया, तो इसने हराया है दक्षिण अफ्रीका को। और ये आपका आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आयोजित कहाँ पे हो रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जा रहा था, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेह लद्दाख में आयोजित 12वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन सी टीम रही। तो ये आपका राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल आपके आइस हॉकी चैंपियनशिप से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो ये वाला भी आप याद रखना। आईटीबीपी यानी कि जो आपकी भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, ये इसकी विजेता रही है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन रही, तो आईटीबीपी रही है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो लेह लद्दाख में हुआ था। नीदरलैंड में आयोजित शतरंज का विंबलडन कहे जाने वाले टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है। तो इसे शतरंज का विंबलडन कहा जाता है, टाटा स्टील मास्टर्स जो है टूर्नामेंट को। और इसके विजेता 2023 में कौन है, तो ये हैं आपके अनीश गिरी। आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो ये आयोजित किया गया था आपके नीदरलैंड में आयोजित किया गया था टाटा स्टील मास्टर्स। और इसके विजेता रहे आपके अनिल गिरी। और ये किससे संबंधित खेल है, तो ये आपका शतरंज से संबंधित आपका खेल है। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का विजेता टीम कौन सी है। तो पहली बार आयोजित किया गया है, इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है ना। पहली बार आयोजित किया गया है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। और इसका विजेता जो रहा वो रहा आपका केरला। और उपविजेता कौन रहा, तो उपविजेता आपका पंजाब राज्य रहा है, ठीक है। तो पहली बार ये आयोजित किया गया था नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023, केरला इसका विजेता रहा। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है। तो फार्मूला 2000 वर्ग में जो विजेता बने हैं वो बने हैं आपके साई संजय नारायण कार्तिकेयन के, ये आपके स्टूडेंट हैं। साई संजय ये आपके इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 में फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता बने हैं। अब अगला आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखना। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 आयोजित कहाँ पे हुए थे, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे। पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा, कौन सा राज्य पहले नंबर पे रहा आपके पदक जीतने में। तो पहले नंबर पे रहा आपका महाराष्ट्र। कुल 161 पदक इसने जीते हैं, जिसमें से आपके 56 जो है आपके स्वर्ण पदक हैं। महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे रहा। हरियाणा और मध्य प्रदेश आपके दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे। तो जो आपका आयोजित हुआ था मध्य प्रदेश में, ये आपका तीसरे नंबर पे रहा। पहली बार शामिल हुए 2 नए खेल, कौन कौन से नए खेल शामिल हुए थे, तो वाटर स्पोर्ट्स और फेंसिंग को पहली बार इसमें शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है ना। अगला हमारा है 10 से 14 फरवरी 2023 तक तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये आपके गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे। और अभी आपने देखा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो ये आपके मध्य प्रदेश में हुए थे। इसके आगे आपके कौन से होने हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होंगे, तो वो आपके उत्तर प्रदेश में होंगे, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे। यूथ गेम्स आपके मध्य प्रदेश में कंप्लीट हो चुके हैं। और विंटर गेम्स कहाँ पे, तो विंटर गेम्स आपके गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। ओके, केन्या लेडीज़ ओपन गोल्फ खिताब 2023 का विजेता कौन है। तो ये आप याद रखना, अदिति अशोक इंडिया की हैं। ये जो है आपके केन्या लेडीज़ ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता बनी हैं अदिति अशोक, ठीक है। अगला हमारा है फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी बन गई है। तो फीफा क्लब विश्व कप की बात हो रही है
और इसको जो है 5वीं बार किसने जीत लिया है, तो ये जीत लिया है रियल मैड्रिड ने, जो कि आपकी कहाँ की है, तो स्पेन की टीम है। ठीक है, तो रियल मैड्रिड स्पेन की जो है आपका एक फुटबॉल क्लब है, इसने जो है आपका फीफा क्लब विश्व कप को जीत लिया, जबकि उप विजेता कौन रहा, तो सऊदी अरब इसका उप विजेता रहा है। अगला हमारा है महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें आरसीबी के द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया, तो स्मृति मंधाना है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना है कि जो अभी वर्तमान में महिला प्रीमियर लीग यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है, इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो ये आपकी 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो आपका पहली बार स्टार्ट हो रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। ये आपका पहला आपका वोमेन प्रीमियर लीग है और इसमें 5 टीमें आपकी हिस्सा ले रही हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन सी टीम बनी है, तो रणजी ट्रॉफी 2023 की जो विजेता है वो है आपकी सौराष्ट्र। ठीक है, रणजी ट्रॉफी भी आपका इम्पोर्टेंट जो होता है और ये किससे संबंधित होता है, तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित जो आपका खेल है, क्रिकेट से संबंधित आपकी ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, और इसका विजेता सौराष्ट्र रहा। सौराष्ट्र के जो आपके कप्तान थे उनका नाम था जयदेव उनादकट, नाम आपने सुना होगा। और किसको हरा करके जीता है, तो बंगाल को हरा करके सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाला बल्लेबाज कौन है, तो सबसे तेज 25,000 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। जर्मनी में नॉर्ड वेस्ट कप जीत करके भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो याद रखना यही पूछा जाएगा कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये है आपके विग्नेश एनआर। ठीक है, तो विग्नेश एनआर जो हैं ये वर्तमान में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, विग्नेश एनआर। तो ये हमारे महत्वपूर्ण खेल से संबंधित करंट अफेयर्स थे। अब जो है आपका G20 सम्मेलन हो रहा है, इसमें अलग अलग सम्मेलन जो है होते रहते हैं, तो इसमें अभी फरवरी माह में जो जो चीज़ें हुई हैं उससे संबंधित जो प्रश्न है देख लेते हैं। इस बार जो है आपको पता है कि 18वां जो G20 सम्मेलन है ये आपके भारत में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो कई सारे इवेंट हो रहे हैं, तो इन इवेंट को यहाँ पे कवर किया जाएगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो भारत यात्रा वर्ष 2023 ये प्रारंभ किया गया जी किशन रेड्डी, जो आपके भारत के पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है ना, तो भारत यात्रा वर्ष जो है इसे प्रारंभ किया गया इस अभियान को जी किशन रेड्डी के द्वारा। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश की जो है G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको, तुलिका रानी को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तुलिका रानी। भारत के 4 शहरों में जो है G20 का जो है आयोजन होना है। ओके, भारत के नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, भारत के तो कई शहरों में होगा। 24 से 25 फरवरी को पहली G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं इनकी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो G20 के जो आपके वित्त मंत्री हैं और जो आपके सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग देशों के, उनके गवर्नर की बैठक जो हुई वो हुई है आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है ना, तो बेंगलुरु कर्नाटक में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक हुई G20 से संबंधित। अब देखते हैं कुछ सम्मेलन और आयोजन, जो आपके सम्मेलन और आयोजन हुए हैं आपके फरवरी माह में। सम्मेलनों में पहला है हमारा फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का थीम राज्य किसे चुना गया, तो आपको पता है कि ये सूरज कुंड जो मेला है ये हमेशा कहाँ पे आयोजित किया जाता है, फरीदाबाद हरियाणा में ही हमेशा आयोजित किया जाता है। इस बार इसका 36वां संस्करण आयोजित किया गया और इसमें थीम राज्य किसे चुना गया, तो थीम राज्य जो आपके उत्तर पूर्वी भारत के जो आपके 8 राज्य हैं, यानी कि जो आपकी 7 सिस्टर्स, इसके अलावा जो सिक्किम राज्य है, इन 8 को जो है थीम राज्य चुना गया। और पार्टनर देश किसे चुना गया है, तो पार्टनर देश चुना गया है आपके संघाई सहयोग संगठन में जो भी आपके देश शामिल हैं इनको पार्टनर देश जो है चुना गया है। ठीक है ना, तो पार्टनर देश संघाई सहयोग संगठन के देश, और आपके थीम राज्य चुने गए हैं आपके उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों को। अगला हमारा है वाशिंगटन USA में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है, तो भारत और अमेरिका के मध्य में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है इस स्तर की बैठक का आयोजन पहली बार किया गया है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ, वाशिंगटन USA में। नई दिल्ली में 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा।
इस तरीके का जो आपका उत्सव होता है इसमें आपका डेट पूछ लिया जाता है, तो आप ये ज़रूर याद रखना कि 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक ये चलेगा डिजिटल भुगतान उत्सव। ठीक है, तो डिजिटल भुगतान उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक चलेगा, ये आप याद रखना डेट। अगला हमारा क्या है, 13 से 17 फरवरी 2023 तक कहाँ पर 14वें एरो इंडिया उत्सव का आयोजन किया गया। तो एरो इंडिया उत्सव इसका आयोजन किया गया येलहंका एयर स्टेशन, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है ना, जहाँ पे आपके सभी आपके विमानों का प्रदर्शन किया गया आपके एरो इंडिया उत्सव में। येलहंका एयर स्टेशन कहाँ पे है, ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला हमारा है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो याद रखना ये आपका जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसके अलावा एक आपका पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया इन्वेस्ट यूपी 2.0 पोर्टल, इसका भी उद्घाटन इसमें किया गया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ आपके लखनऊ में हुआ है। ठीक है। अगला हमारा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ पर दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके कटक ओडिशा में स्थित है और यहीं पर जो है भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे संस्करण का जो है उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन किया गया आपके हैदराबाद तेलंगाना में। तो हैदराबाद में जो है आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया किसके द्वारा, जी किशन रेड्डी जो है इनके द्वारा। ठीक है ना। अगला हमारा है, 15 से 17 फरवरी तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन आपका इम्पोर्टेंट है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया नाडी फिजी में। तो फिजी में जो है एक शहर है नाडी, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया विश्व हिंदी सम्मेलन और इसका ये 12वां संस्करण था। और अगर आपसे पूछा जाए कि फिजी के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका नाम है स्वित्विक रुबुका। ठीक है, तो स्वित्विक रुबुका जो है ये फिजी के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और इस बार की जो विश्व हिंदी दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो इसकी थीम रखी गई है पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ठीक, तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ये आपके विश्व हिंदी सम्मेलन की जो है थीम रखी गई है। अगला हमारा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो विश्व सरकार सम्मेलन कह सकते हो आप इसको। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन हुआ आपके दुबई यूएई में। ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इसका आयोजन 2023 में किया गया है आपके आज़ाद मैदान मुंबई में। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो आपका संस्कृति विभाग है उससे जो है उसके जो है सहयोग से इसका संचालन किया गया राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का, कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। 13 से 17 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो इस तरह से जो आपका साक्षरता सप्ताह है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो 13 से 17 फरवरी तक मनाया गया। और ये आयोजित किसके द्वारा किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह है। ठीक है, तो वित्त से संबंधित आपका कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसने इसको आयोजित किया था। और इसकी थीम क्या है, तो गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ठीक है ना, पिछले साल के एक एग्जाम में इसकी थीम पूछ ली थी, तो आप याद रखना थीम भी और इसके साथ कब से कब तक ये आयोजित किया गया, 13 से 17 फरवरी तक। अगला हमारा है, मुंबई में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो टेक्नोटेक्स जो है इसका आयोजन किया गया भारत के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ठीक, तो आयोजित कहाँ पे हुआ ये टेक्नोटेक्स, तो ये हुआ है आपके मुंबई में आयोजित। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, यानी कि जो आपका सेना है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है उत्तरदायी उपयोग, यानी कि कोई अगर गलत उपयोग कर रहा है तो वो जो है पूरे वर्ल्ड को उसका रीज़न बताए, इस तरह का एक उत्तरदायिता जो है सुनिश्चित करने के लिए ये सम्मेलन किया गया, पहली बार किया गया है। ठीक है ना, तो ये किया गया आपके द हेग नीदरलैंड में। ओके। अगला हमारा है, 21 से 23 फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ, इसके अलावा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा
18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ है वो, और भारत की जो आपकी आरपीएफ है, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, उसके द्वारा जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन। झींगा पालन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य में पहली बार झींगा मेले का आयोजन किया गया? तो पहली बार जो झींगा मेले का आयोजन किया गया है ये किया गया है आपके पंजाब राज्य में, ठीक है। तो झींगा पालन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए झींगा मेले का आयोजन किया गया, कहाँ पे? पंजाब राज्य में इसका आयोजन किया गया। अगला हमारा है विद्युत मंत्री आर.के. सिंह द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो जिसका नाम है इलेक्रामा 2023। तो ये आपके दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो है इलेक्रामा 2023, और इसके 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो इसका जो है उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में, इलेक्रामा 2023, जो कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो है। ओके। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ प्रारंभ हुआ? तो ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो है आगरा में ही मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो इसकी थीम रखी गई है वो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका विश्व बंधुत्व, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। इसका आयोजन आप सबको पता है कि एलोरा अजंता आपकी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो इसका आयोजन भी आपके सोनारी महल महाराष्ट्र में किया गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन थे। अब देखते हैं फरवरी माह में जो आपके महत्वपूर्ण उद्घाटन हुए हैं जिन नई चीज़ों के, उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, जो कि आपकी चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर है, ठीक है ना। इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर की आधारशिला तुमकुरू कर्नाटक से रखी गई, ठीक। तो औद्योगिक कॉरिडोर आपकी कहाँ की? दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है जिसका भी उद्घाटन किया गया, कहाँ से? तुमकुरू कर्नाटक से, ठीक है। और इसी से संबंधित जो आपका अगला क्वेश्चन है ये है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का भी उद्घाटन यहीं तुमकुरू कर्नाटक में ही किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो आपकी संस्था है, इसकी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन भी तुमकुरू कर्नाटक से ही किया गया, जहाँ पे आपका दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई, यानी कि इसको बनना अब ये शुरू होगा, ठीक है, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर की। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन को चलाया जाएगा, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन को जो है चलाया जाएगा। ओके। 6 से 8 फरवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। और इसमें आप एक चीज़ और याद रखना, अनबॉटल्ड पहल, ठीक है। तो अनबॉटल्ड पहल इससे संबंधित है आपके भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 से। प्लास्टिक बोतलों का पुनर्परिष्करण करके कपड़े तैयार करने, यानी कि जो आपके प्लास्टिक बोतल हम लोग पानी पी के फेंक देते हैं, उनको उसका परिष्करण करके उन बोतल से जो है कपड़े तैयार करने के लिए अनबॉटल्ड पहल लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, अनबॉटल्ड पहल जो आपके बॉटल्स हैं उनसे कपड़े बनाने से संबंधित है, अनबॉटल्ड पहल, इसको भी प्रारंभ किया गया भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 6 से 8 फरवरी तक, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। किस राज्य के द्वारा सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं? तो नम्मा क्लिनिक आप ध्यान रखना कि नम्मा क्लिनिक आपके बेंगलुरु में जो है लॉन्च किए गए हैं। जिस तरह से दिल्ली में आपके मोहल्ला क्लिनिक हैं, उसी तरह से आपके 108 नम्मा क्लिनिक प्रारंभ किए गए बेंगलुरु कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक में नहीं, बेंगलुरु शहर में स्टार्ट किए गए हैं। ओके। बेहतर परिचालन और सुरक्षा सुधार के लिए एरोस्पेस कंपनी बोइंग, तो जो आपकी बोइंग है ये अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है, इसके द्वारा भारत के किस शहर में ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा आपके गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो गुरुग्राम हरियाणा में ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक। तो बोइंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाएगी। भारतीय रेलवे और भारतीय डाक की भागीदारी से रेल डाक गतिशक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो ये 3 जगहों पे प्रारंभ की गई, जिसमें जो है कौन कौन भागीदार है? भारतीय रेलवे और भारतीय डाक, ठीक है। तो ये स्टार्ट की गई आपके दिल्ली कोलकाता,
और बेंगलुरु से गुवाहाटी और सूरत से मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये क्या है आपकी रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा। ठीक है, तो ये 3 जगहों पे जो है प्रारंभ की गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे भारतीय रेलवे और भारतीय डाक के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके हैदराबाद में। ठीक है, जबकि आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो आपके पुणे में है। ये भी आप याद रखना कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो पुणे में है, लेकिन महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क, तो याद रखना शिव सृष्टि थीम पार्क। ठीक है ना, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया गया पुणे महाराष्ट्र में। ठीक, किसके द्वारा? तो ये आपके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन। नागपुर महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई आपके नितिन गडकरी के द्वारा। और याद रखना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क होगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क जो है ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, और इसका निर्माण कहाँ पे किया गया? आपके नागपुर महाराष्ट्र में। और इसकी आधारशिला यानी कि इसका आधारशिला किसके द्वारा रखा गया है? तो इसका आधारशिला रखा गया आपके नितिन गडकरी में। तो ये भाई बनाया जाएगा। ठीक है, आधारशिला रखी गई यानी कि नींव डाली गई है, तो इसको अभी बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है ये। नेक्स्ट हमारा है प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो आपका विश्व पुस्तक मेला है ये दिल्ली में प्रत्येक वर्ष प्रगति मैदान में ही आयोजित किया जाता है, और इसका उद्घाटन किया गया शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा। ठीक है ना, तो विश्व पुस्तक मेला आप याद रखना कहाँ पे? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जो आपके फरवरी माह में हुए हैं। पहला हमारा है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पॉम के तहत पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के साथ पतंजलि फूड लिमिटेड ने नागालैंड राज्य के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। नागालैंड आपको ध्यान नहीं रहेगा कि पतंजलि क्यों जाएगा नागालैंड, तो याद रखना पतंजलि फूड लिमिटेड ने नागालैंड के साथ समझौता किया है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत। नेक्स्ट है हमारा फरवरी 2023 में किन देशों के मध्य जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय और सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया? तो याद रखना जैव विविधता की रक्षा करना, नाभिकीय और सौर ऊर्जा के विकास के लिए भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के मध्य समझौता किया गया है। तो इन तीनों का नाम यहाँ याद रखना, भारत, फ्रांस और यूएई। ठीक है, तो इनके मध्य जो है जैव विविधता की रक्षा करना, नाभिकीय और सौर ऊर्जा का विकास करना, इसके लिए समझौता किया गया है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त प्रारंभ किया गया। आप याद रखना ऑपरेशन दोस्त इसका नाम है। तुर्की और सीरिया में अभी आपका भूकंप आया था, तो इसके लिए जो है भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। ठीक है ना। अगला हमारा है टाटा एयर इंडिया ने 470 विमान प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका एयरबस जो कि आपकी फ्रांस की कंपनी है और बोइंग जो आपकी यूएसए की कंपनी है, इसके साथ जो है समझौता किया गया है। और ये दोनों मिल करके 470 जो है विमान किसको प्रदान करेंगे? तो टाटा की जो आपकी एयर इंडिया है इसको जो है 470 विमान प्रदान करेंगे, एयरबस और बोइंग। ठीक है ना। अगला हमारा है शहरी विकास कौशल विकास और सतत विकास संबंधित आर्थिक सहयोग के लिए, यानी कि शहरी विकास करने के लिए, कौशल विकास करने के लिए और सतत विकास के लिए जो आपका आर्थिक जो ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए सिंगापुर सरकार के द्वारा किस भारतीय राज्य ने पहली बार समझौता किया है? तो शहरी विकास, कौशल विकास और सतत विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है ताकि उत्तर प्रदेश को सिंगापुर से धन की उपलब्धता हो। ठीक है ना, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ।
इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका और यूएई यानी कि यूएसए और यूएई ने जो है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ठीक है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की जो है स्थापना की थी। अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है, ये भी आप ध्यान रखना। एग्रीकल्चर इनोवेशन फॉर क्लाइमेट किसने स्टार्ट किया था? अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण समझौते थे। अब देखेंगे कुछ रक्षा संबंधित करंट अफेयर्स को, यानी कि डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स को। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया? तो ये आपके भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या था? त्रिशक्ति प्रहार। और त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया गया आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में किया गया त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन। अगला हमारा है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया लद्दाख में। त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ पे किया? तो पश्चिम बंगाल में। त्रिशक्ति प्रहार पश्चिम बंगाल और ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पे हुआ? लद्दाख में किया गया भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। अब अगला हमारा है भारत और अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार द्वारा पहली बार परमाणु, रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो तर्कस अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के मध्य में। कहाँ पे? तो ये हुआ है आपके चेन्नई, तमिलनाडु में। तो याद रखना तर्कस अभ्यास किसके किसके मध्य में? तो ये है आपके भारत और अमेरिका के मध्य में, ठीक है ना। अभी आपने मिशन सद्भावना और त्रिशक्ति प्रहार जो है किसके किसके मध्य, तो वो केवल भारतीय सेना ने जो है उसको आयोजित किया था, ठीक है। तर्कस अभ्यास किसने किया? तो ये भारत और अमेरिका ने आयोजित किया है। भारत और जापान के सैन्य बलों के द्वारा जापान में, ठीक है, तो ये जापान में आयोजित किया जा रहा है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन पिछली बार जो है आयोजित कहाँ पे किया गया था? तो भारत में आयोजित किया गया था, भारत के कर्नाटक में। लेकिन इस वर्ष जो धर्म गार्जियन है ये आपके भारत और जापान के मध्य में कहाँ पे आयोजित किया गया? जापान में ही आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तर्कस अभ्यास आपने देखा भारत और अमेरिका के मध्य में, धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य में। अगला हमारा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आईडेक्स इन्वेस्टर हब का लॉन्च किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये आपका एक इन्वेस्टर हब लॉन्च किया गया है आईडेक्स नाम से। और ये क्यों लॉन्च किया गया? तो इसका जो है जो डिफेंस का एरिया है, डिफेंस क्षेत्र में नवाचार करना, इसके लिए जो है इसको प्रारंभ किया गया आईडेक्स इन्वेस्टर हब, ताकि नई नई चीज़ों, नई नई तरीके की चीज़ों को नए नए जो है टेक्नोलॉजी के साथ जो है बनाया जा सके। ओके, उसके लिए जो आपका पैसा उपलब्ध कराएगा आईडेक्स इन्वेस्टर हब। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में चौथे दष्टलिक द्विवार्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो दष्टलिक किसके मध्य में होता है? तो दष्टलिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान की जो थल सेना है इनके मध्य होता है। और इसका आयोजन इस वर्ष कहाँ पे किया गया? तो इस वर्ष किया गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो आपसे जगह का नाम भी पूछ लेता है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगर भारत में हुआ है तो ये आप जरूर याद रखा कीजिए। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी, तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस नौसैनिक जहाज के द्वारा भागीदारी की गई है? तो आईएनएस सुमेधा जो है इसने जो है भाग लिया था अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में। अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था और भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। अगला हमारा है किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग बहुपक्षीय अभ्यास में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की जाएगी? तो डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा आपके संयुक्त अरब अमीरात। और ये बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा देश जो है शामिल होंगे और इसमें भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है। इसीलिए आप याद रखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। नाम क्या है? डेजर्ट फ्लैग 8। किस देश में आयोजित कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास? तो ये भी आपका बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि एक से ज़्यादा देश इसमें भी भाग लेंगे, कोबरा वॉरियर में भी। और इसमें भी भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, तो दोनों ही वायुसेना का अभ्यास है, तो भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। और कोबरा वॉरियर का आयोजन कौन करा रहा है? तो कोबरा वॉरियर का आयोजन करा रहा है ब्रिटेन, ठीक है ना। तो जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने आपके डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लिया और इसका आयोजन कर रहे थे आपके संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, और कोबरा वॉरियर जो है इसका आयोजन कर रहा था आपका ब्रिटेन, इसमें भी भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स थे। अब देखते हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। हाल ही में सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है? तो बृहस्पति ग्रह के पास 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है। और वर्तमान में जो आपके बृहस्पति के उपग्रह हैं
वो 92 से 95 तक जो है आपके बताए जा रहे हैं अलग अलग साइट्स पे, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रखना कि अभी 92 उपग्रह आप याद रखेंगे, ठीक। तो 92 उपग्रह जो है वर्तमान में किसके हो गए हैं, बृहस्पति ग्रह के। और ये भी ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा उपग्रह अब तक आप शनि पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है अब फिर से आपका बृहस्पति जो है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, ठीक है ना। अगला हमारा है, किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो अब तक जो है जो आपका यूपीआई भुगतान सेवा थी ये आपके आपके केवल देश में ही जो है सीमित थी, लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ किसने किया है, तो ये किया है फ़ोन पे ने, ठीक है। तो फ़ोन पे जो है आपका पेमेंट कंपनी है, आप सबको पता होगा, इसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करी है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अपने सबसे छोटे SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो याद रखना कि इसरो ने अभी हाल ही में SSLV-D2 जो कि इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है, ठीक है, सबसे छोटा रॉकेट है SSLV-D2, इसके द्वारा जो है इसरो ने आज़ादी सैट 2 को लॉन्च किया। इसके अलावा EOS 07 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, इसके अलावा जैन US1 ये आपका यूनाइटेड स्टेट का जो है एक उपग्रह है, इसको भी इसने लॉन्च किया है। तो SSLV-D2 से इन 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 से। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। तो लिथियम को क्या बोला जाता है, तो लिथियम को आपका बोला जाता है वाइट गोल्ड, ठीक है ना। तो वाइट गोल्ड इसको बोला जाता है लिथियम को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके भंडार मिले हैं कहाँ पे, तो इसके भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। लिथियम का परमाणु क्रमांक अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, आपको पता होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित ड्रोन यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है आपके भारत में। तो स्काई यूटीएम का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो अब ड्रोन के द्वारा जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाएगा कहाँ पे, भारत में। ये आपका मानव रहित ड्रोन यातायात प्रबंधन प्रणाली है स्काई यूटीएम, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा है, वैश्विक हैकाथन हर्बिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो हर्बिंगर जो है क्या है, एक हैकाथन है, ठीक है ना। यानी कि जो है आपके इसको आयोजित किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन देने के लिए हैकाथन का आयोजन किया जाता है। तो हार्बिंगर नाम का जो हैकाथन है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। ओके, अगला हमारा है, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया है चेन्नई से। तो ये प्राइवेट कंपनियों के द्वारा विकसित किया गया है, ये भारत का पहला जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 है, ठीक है ना। तो इसे लॉन्च किया गया कहाँ पे, चेन्नई से, और ये इसको निजी कंपनियों ने लॉन्च किया है, निजी कंपनियों के द्वारा इसे बनाया गया है। भारत द्वारा किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। तो भारत और सिंगापुर के मध्य में ये समझौता किया गया है, ठीक है, ताकि क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की जा सके। यानी कि आप यहाँ से पैसा भेजें और वहाँ पे तुरंत जो है उनके अकाउंट में, जिस तरह से आप यहाँ पे UPI पे भेजते हैं तुरंत मिल जाता है, उसी तरह से आप भारत से सिंगापुर में आप पैसे भेज सकते हैं। सिंगापुर की पे नाउ और भारत की UPI के मध्य में ये समझौता किया गया है, ठीक है। तो पे नाउ और UPI के मध्य ये समझौता किया गया है, याद रखेंगे इसे, भारत और सिंगापुर के मध्य में, ठीक है ना। और ये भी आप शब्द जरूर याद रखना, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज है, ठीक है। तो रियल टाइम यानी कि तुरंत भेजेंगे तुरंत वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। पे नाउ और UPI के मध्य समझौता हुआ भारत और सिंगापुर के मध्य में। भारत के पहले स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है ये, और इसका निर्माण किया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, BEL जो है संस्था, इसके द्वारा, और DMRC इसके द्वारा जो है IATS का निर्माण किया गया है। ये आपका ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस टेलीस्कोप से 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की गई। तो ये आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है। पहले आपका हबल टेलीस्कोप था, अब उसकी जगह पे जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया है। जेम्स
वेब टेलीस्कोप के उपयोग से जो है आपका 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की गई है और इसका जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसको संयुक्त रूप से यूएसए, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे प्रौद्योगिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच जा रहे हैं जो कि हमारा है विविध समसामयिकी, यानी कि कुछ जो अनकैटेगराइज्ड आपके करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस एवी गैस 100 LL का निर्यात किस देश को किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहली बार एविएशन गैस आपके कहाँ पे यूज होती है? आपके एरोप्लेन्स में यूज की जाती है, ठीक है ना, आपके एयरक्राफ्ट्स में यूज की जाती है। तो ये पहली बार जो है पापुआ न्यू गिनी को भेजा गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहली बार एविएशन गैस को किसके पास भेजा है? तो ये भेजा है पापुआ न्यू गिनी देश को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा राज्य की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई? तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान में अब नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है इसका नाम क्या है? विशाखापत्तनम। ठीक है, तो विशाखापत्तनम को जो है नई राजधानी बनाया गया है किसका? आंध्र प्रदेश का। केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनल यानी कि जो प्राइवेट टीवी चैनल है उनको लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई? तो लोक महत्व की सामग्री क्या होती है? यानी कि जो आपका जल संरक्षण है, ठीक है ना, या फिर मृदा संरक्षण है, इससे संबंधित जो आपके सरकारी एड्स हैं उनको जो है उन्हें भी चलाना पड़ेगा, यानी कि जो प्राइवेट टीवी चैनल है उन्हें भी चलाना पड़ेगा। पूरे दिन भर में कम से कम 30 मिनट इन्हें चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, और रात को जो है इन्हें 11 बजे से सुबह 6 बजे तक इसे नहीं प्रसारित करना है, उसके पहले ही इन्हें 30 मिनट जो है प्रसारित करना है। ठीक है, तो 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा लोक महत्व की चीज़ों को जो है टीवी पर दिखाने के लिए, प्राइवेट टीवी चैनलों पर दिखाने के लिए। अडानी समूह के द्वारा किस देश में स्थित हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है? तो अडानी समूह ने हाइफा बंदरगाह जो है ये कहाँ का है? तो ये आपके इजराइल का है। इसका जो है अभी अधिग्रहण किया गया अडानी पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ओडेसा शहर कहाँ पे है? तो ओडेसा शहर यूक्रेन में है। एक आपका विश्व धरोहर स्थल था, लेकिन अब रूस के हमले के बाद इसको जो है खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे रूस जो है वो हमले नहीं करेगा ओडेसा शहर में। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है कांगो गणराज्य। तो कांगो गणराज्य क्या है? नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, तो अभी इसमें शामिल हुआ है कांगो गणराज्य। दिसंबर 2023 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो। ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो होगी वंदे मेट्रो, इसको संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये कहा गया है अश्विनी वैष्णव जो आपके वर्तमान में रेल मंत्री है, इन्होंने घोषणा की है कि दिसंबर 2023 यानी कि इस वर्ष जो है दिसंबर महीने तक हम लोग हाइड्रोजन ट्रेन चला देंगे जिसका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फरवरी 2023 में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ? तो ये हैं आपके परवेज मुशर्रफ जो आपके पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो है समुद्र से संबंधित इकोनॉमी, समुद्री चीज़ों से संबंधित इकोनॉमी की बात हो रही है। इसमें अग्रणी निवेशक के रूप में जो है भारत को नामित किया गया है। और भारत को क्यों नामित किया गया? क्योंकि भारत ने अभी आपको पता है कि एक समुद्रयान मिशन जो है लॉन्च किया था, ठीक है ना, समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जा करके चीज़ों को पता लगाने के लिए। तो इसीलिए जो है इसे अग्रणी निवेशक के रूप में शामिल किया गया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा। ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक भारत। ओके, 28 जनवरी को पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो ये जनवरी में शामिल नहीं कर लिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट था, तो इसे इसलिए फरवरी में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया इस वर्ष, ठीक है ना, और इसमें जो है मुख्य अतिथि बनाए गए सुंदरेश मेनन जो कि आपके सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं सुंदरेश मेनन। इन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो आपका पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया इसमें जो है मुख्य अतिथि बनाया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में
भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप एफडीआई बहुत बार सुने होंगे कि भारत को एफडीआई प्राप्त हुआ। तो किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका यानी कि यूएसए से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ। और दूसरे नंबर पे किससे प्राप्त हुआ? तो दूसरे नंबर पे आपका यूएई से, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत को अमेरिका से प्राप्त हुआ है। और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? तो वो है आपका यूएई। और किस वित्त वर्ष की बात हो रही है? तो वित्त वर्ष 2021-22 की बात हो रही है, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ये 31 मार्च तक 2022-23 रहेगा, इसलिए आपका 2021-22 का जो है बताया गया है। किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। पहला ग्रीन बॉन्ड लाया गया था गाजियाबाद नगर निगम के लिए, अब दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाया गया है किसके लिए? तो इंदौर नगर निगम के लिए दूसरा ग्रीन बॉन्ड जो है लॉन्च किया गया है। पहला ग्रीन बॉन्ड किसके लिए लाया गया था? तो वो लाया गया था गाजियाबाद नगर निगम के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25 अंकों की बढ़ोतरी कर दी है। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? तो वर्तमान में जो है रेपो रेट, जो आपके अभी हाल के एक महीने में एग्जाम होंगे उसमें आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है आपका 6.5% वर्तमान की रेपो रेट। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी उपन्यास के जो लेखक हैं इनका नाम है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए इनके जो है उपन्यास का नाम आप याद रखना। नाम क्या है? विक्ट्री सिटी। लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किया गया है भारतीय थल सेना अध्यक्ष जो आपके मनोज पांडे हैं, इनके द्वारा जो है क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड एक पुस्तक है जिसका जो है अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। चक्रवात गैब्रियल के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। और कौन सा जो है यहाँ पे चक्रवात आया था? तो जिसका नाम था गैब्रियल चक्रवात, ठीक है। तो गैब्रियल चक्रवात के कारण न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई थी। हाल ही में किस राज्य के द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया? तो नकल विरोधी कानून आपके उत्तराखंड राज्य के द्वारा लागू किया गया है, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो मारबर्ग रोग एक जो है चमगादड़ से उत्पन्न वायरस जनित रोग है, ठीक है ना। तो वायरस जनित रोग है ये आपका, एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग जो आपके जानवरों से इंसानों में फैलता है उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। तो ये आपका मारबर्ग रोग है, वायरस जनित रोग है। और ये जो है कहाँ पे इसकी पुष्टि की गई है? तो इसकी पुष्टि की गई है इक्वेटोरियल गिनी में, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल गिनी में जो है इसकी पुष्टि की गई है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला दूसरा बैंक कौन बन गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सबसे पहले जो जारी किया गया था वो एचडीएफसी बैंक के द्वारा जारी किया गया था। अभी हाल ही में जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई। तो याद रखना ये दूसरा बैंक बना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला दूसरा बैंक बना है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। जबकि पहला बैंक कौन था? तो पहला बैंक जिसने जारी किया था वो था आपका एचडीएफसी। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित है? तो जो तुलसीदास बलराम थे ये फुटबॉल के जो है एक महान खिलाड़ी थे, तुलसीदास बलराम, ठीक है ना। तो फुटबॉल से संबंधित थे आपके तुलसीदास बलराम। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। किस देश के द्वारा मुकाब नाम की इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है? अभी ये बनाने की घोषणा की गई है और इस पर अभी विवाद भी जो है काफ़ी जो है प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो ये मुकाब नाम का जो है बनाया जाएगा इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट, यानी कि एक आपका पूरा बिल्डिंग बड़ा सा बनाया जाएगा, उसी में पूरा शहर बसाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सऊदी अरब ने इसको जो है घोषणा की है, ठीक। मुकाब नाम सा इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट इसका नाम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? यानी कि अब गर्मी के महीनों में भी आप गेहूं बो सकते हैं। तो ये आपकी किस्म कौन सी है? HD3385 जो है ये किस्म का नाम है, ठीक है। ये गेहूं की एक किस्म है, इसे ICAR के द्वारा भी हाल ही में विकसित किया गया है। ये जलवायु स्मार्ट किस्म की जो है एक आपकी गेहूं की एक फसल की किस्म है, ठीक है ना। किस उच्च न्यायालय के द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है? तो जो आपका क्षेत्रीय भाषा अब केरल उच्च न्यायालय ने ये उपलब्धि हासिल की है। तो केरल की जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है वो आपकी मलयालम है। तो वो क्या करेगी, अपने जो आपके फैसले होंगे जो इंग्लिश में होते हैं
उनको मलयालम में भी क्या करेगी, आपका अनुवादित करेगी, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करेगी केरल उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका देब्रीगढ़ है ये ओडिशा राज्य में स्थित है और इसे जो है एक नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने, ठीक है। तो देब्रीगढ़ पे आप याद रखना, एक नया बाघ संरक्षण बना है कहाँ पे? ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट हमारा है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लक्स, ये आपके जो आपके वर्तमान में विदेश मंत्री हैं जयशंकर, ठीक है ना। तो विदेश मंत्री आपके हैं भारत के जयशंकर, इन्होंने लिखी है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन द फ्लक्स पुस्तक। किस अफ्रीकी देश में एनाफिलीज स्टीफेंसी नामक घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है? तो एनाफिलीज स्टीफेंसी नामक घातक मलेरिया की एक प्रजाति है, ठीक है ना। तो मलेरिया की ये प्रजाति है एनाफिलीज स्टीफेंसी और इसकी जानकारी प्राप्त हुई है केन्या देश में, ठीक। मार्बर्ग रोग अभी आपने देखा था कुछ देर पहले, कहाँ पे? इक्वेटोरियल गिनी में, ठीक है ना। चमगादड़ की वजह से वायरस जनित रोग था मार्बर्ग रोग, इक्वेटोरियल गिनी में। अब आप याद रखना कि एनाफिलीज स्टीफेंसी नामक जो आपका मलेरिया प्रजाति का एक रोग है, इसकी जानकारी कहाँ हुई है? तो इसकी जानकारी हुई है केन्या देश में। नेक्स्ट हमारा है संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? संगम युग आप समझते हैं कि कहाँ पे था, तो ये आपके तमिलनाडु से संबंधित था। तो याद रखना कि शिवगंगा तमिलनाडु में किलादी साइट संग्रहालय की जो है स्थापना की जा रही है, ठीक है ना। संगम युग की जो कलाकृतियाँ हैं उसको इसमें जो है प्रदर्शित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया? तो मुंबई में जो आपका चर्च गेट रेलवे स्टेशन था अब उसका नाम बदलकर कर दिया गया है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन किसका नाम कर दिया गया? चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो आपका मुंबई में था उसका नाम बदलकर कर दिया गया है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट हमारा है नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो कनक रेले जो है एक मोहिनी नहीं है, मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम जो है नाम का एक नृत्य है, ठीक है ना, जो कि आपका केरल का जो है नृत्य है, ठीक। तो ये इसकी जो है ये नृत्यांगना थी मोहिनी अट्टम की। और ये जो है कनक रेले जो है इनसे संबंधित आप एक बात याद रखना कि नृत्य में पीएचडी करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, यानी कि आपके डांस में इन्होंने पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला थी कनक रेले। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की गई? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। इसके अध्यक्ष का नाम अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो एफएटीएफ ने भी हाल ही में रूस को जो है बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना, इसकी सदस्यता रद्द कर दी है। तो ये हमारे फरवरी माह के करंट अफेयर्स थे आपके कैटेगरी वाइज और सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट कर दिया कीजिए। वीडियो आप लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं यहाँ पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको दोस्तों को भी पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।